एक इंटरेस्टिंग डेटा मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मैंने यहाँ पर ओपन की हुई है tickettape.in, जहाँ पर आप डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स को आपस में कंपेयर करके एनालाइज कर सकते हैं। नॉट अ पेड प्रमोशन। मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पर इक्विटी के अंदर जाता हूँ और इक्विटी के अंदर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स को। बेसिकली मैंने 4 डिफरेंट कैटेगरीज के म्यूचुअल फंड्स को सेलेक्ट कर लिया है और ये लिस्ट मेरे पास आ गई है। अगर मैं इस लिस्ट को यहाँ पर सॉर्ट करता हूँ 3 ईयर CAGR के बेसिस पे, यानी कि डिसेंडिंग सॉर्ट मैंने यहाँ पर लगाया है, तो इस लिस्ट में अगर मैं टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स की बात करता हूँ तो आपके हिसाब से इन 10 म्यूचुअल फंड्स में से कितने मिड कैप म्यूचुअल फंड्स निकल के आए होंगे? मतलब 2, 3, 5 कितने होंगे? देखने वाली चीज ये है कि यहाँ पर 2, 3 या फिर 5 मिड कैप म्यूचुअल फंड्स नहीं है, बल्कि 10 में से 7 मिड कैप म्यूचुअल फंड्स निकल के आ रहे हैं। वहीं अगर मैं इस लिस्ट को 3 ईयर्स की बजाय अगर मैं 5 ईयर्स के CAGR से सॉर्ट कर देता हूं तो अब की बार यहां पर 10 में से 3 मिड कैप म्यूचुअल फंड निकल के आ रहे हैं और बाकी 7 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स हैं। तो ये डेटा दिखा के कहने का मतलब ये है कि जैसा कि लोगों को लगता है कि सिर्फ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ही उनको अच्छे रिटर्न जनरेट करके देगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आप एक अच्छा मिड कैप म्यूचुअल फंड अपने लिए सेलेक्ट कर लेते हैं तो एक मिड कैप म्यूचुअल फंड भी आपको अच्छे रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। साथ ही साथ आपको जो रिस्क है वो रिस्क भी कंपैरेटिवली कम रख सकता है। तो जैसा कि आज के इस वीडियो का टॉपिक है, हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे कि वो कौन सा अच्छा मिड कैप म्यूचुअल फंड है जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है और लॉन्ग टर्म में आपकी वेल्थ जनरेशन में आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं योर एवरीडे गाइड। तो मिड कैप म्यूचुअल फंड कैटेगरी यानी कि वो कैटेगरी जो लार्ज कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड दोनों के बीच में आती है, यानी कि लार्ज कैप से ज़्यादा रिटर्न जनरेट करने का पोटेंशियल रखती है और अगर हम रिस्क की बात करते हैं तो कंपैरेटिव टू स्मॉल कैप यहाँ पर जो आपका रिस्क है वो कम रहता है। तो मिड कैप म्यूचुअल फंड कैटेगरी एक अच्छी और बैलेंस कैटेगरी बन जाती है अपना पैसा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने के लिए। तो जैसे कि मैं अपनी वीडियोज में हमेशा करता हूँ, आज के इस वीडियो में मैं कंपेयर करूंगा 5 डिफरेंट मिड कैप म्यूचुअल फंड्स को बेस्ड ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स। ये पैरामीटर्स होंगे 3 और 5 ईयर्स का CAGR, शार्पे रेशियो, सोर्टिनो रेशियो, बीटा, अल्फा, स्टैंडर्ड डिविएशन और मिड कैप का एलोकेशन। क्योंकि मिड कैप म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मिड कैप में उस म्यूचुअल फंड का एक्चुअल एलोकेशन कितना है ये भी जान लेना जरूरी है। और साथ ही साथ हम बात करेंगे इन म्यूचुअल फंड्स के लास्ट 5 ईयर्स के रोलिंग रिटर्न्स की, यानी कि इन म्यूचुअल फंड्स की एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसी गई है। तो आई एम प्रीटी श्योर कि इन सभी चीजों से आपको आज के इस वीडियो के जरिए बहुत अच्छी क्लैरिटी मिलने वाली है। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर इस एक्सेल शीट में लिए हुए हैं 5 मिड कैप म्यूचुअल फंड, मोतीलाल ओसवाल, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड, HDFC मिड कैप फंड और निपॉन इंडिया का ग्रोथ फंड और एक्सिस का मिड कैप फंड। इन 5 म्यूचुअल फंड्स को बेसिकली मैंने बहुत सी चीज़ों को देखकर यहाँ पर सेलेक्ट करके रखा है कि इनको आपस में कंपेयर किया जाए। बहुत से म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जो मैं ऑलरेडी अपनी वीडियोस में पास्ट में बात कर चुका हूँ, कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जो रीसेंट परफॉर्मेंस जिनकी काफ़ी अच्छी है। तो बहुत सी चीज़ों को देखकर ही मैंने यहाँ पर रखा है और जिन पैरामीटर्स के अगेंस्ट मैं इन म्यूचुअल फंड को कंपेयर करूंगा उनको आप देख सकते हैं। यहाँ पर AUM है, यानी कि फंड साइज है, CAGR 3 ईयर, CAGR 5 ईयर, शार्पे रेशियो, शोर्टिनो रेशियो, स्टैंडर्ड डिविएशन, बीटा, अल्फा, एक्सपेंस रेशियो एक कंपैरिजन पैरामीटर नहीं है, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए है। और मिड कैप एलोकेशन भी अगेन कंपैरिजन पैरामीटर नहीं है, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। रोलिंग रिटर्न्स अभी हम इस टेबल के बाद देखेंगे, रोलिंग रिटर्न्स को कंपेयर करके हम देखेंगे। और नंबर ऑफ स्टॉक्स जो कि मुझे लगता है कि आपके नॉलेज में होने चाहिए कि किस म्यूचुअल फंड में कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स उसके पोर्टफोलियो में हैं। तो सबसे पहले अगर हम AUM की बात करते हैं तो ये आपके रेफरेंस के लिए है। आप बेसिकली देख सकते हैं कि इस म्यूचुअल फंड का कितना फंड साइज है। फंड साइज के बेसिस पे हम म्यूचुअल फंड को कंपेयर नहीं करेंगे। 3 ईयर CAGR की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे हाईएस्ट CAGR हमें देखने को मिल रहा है इन्वेस्को इंडिया मिड कैप म्यूचुअल फंड का। तो मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पर इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ग्रीन में। और जो सेकंड हाईएस्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। उसके बाद CAGR 5 ईयर्स की बात करते हैं तो CAGR 5 ईयर्स में सबसे हाईएस्ट हमें देखने को मिल रहा है 33.08% के साथ मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। और उसके बाद हमारे पास आता है 29.77% के साथ निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड। फिर शार्पे रेशो की बात करते हैं। जैसे कि मैं अपनी वीडियोज में पहले बता चुका हूँ कि शार्पे रेशो जिस म्यूचुअल फंड का जितना हाई होगा वो म्यूचुअल फंड आपके लिए उतना अच्छा होगा। बेसिकली किसी म्यूचुअल फंड पे आप जितना रिस्क ले रहे हैं उस रिस्क के मुकाबले आपको बेटर रिटर्न्स वो म्यूचुअल फंड दे पा रहा है या नहीं। तो शार्पे रेशो जिस म्यूचुअल फंड का जितना हाई होगा वो हमारे लिए उतना अच्छा होगा। तो यहाँ पर शार्पे रेशो हमें हाईएस्ट देखने को मिल रहा है 1.30, जो कि है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का। इसको हम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो है 1.26 का, जो कि है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड का। बात करते हैं सोर्टिनो की। तो जैसे कि मैं ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो से बता चुका हूँ कि सोर्टिनो शार्पे रेशो का रिवर्स काम करता है, बस डाउन साइड में ही काम करता है, यानी कि डाउन साइड प्रोटेक्शन किसी म्यूचुअल फंड का कितना बेटर है। तो इसके बेसिस पे अगर मैं ग्रीन मार्किंग देता हूँ तो HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड का सोर्टिनो रेशियो बेटर है। और सेकंड हाईएस्ट जो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो है 1.63 निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड का। उसके बाद हम बात करते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन की। तो स्टैंडर्ड डिविएशन किसी म्यूचुअल फंड का जितना लो होगा उतना बेटर होगा।
यानी कि वो म्यूचुअल फंड अपनी मीन पोजीशन से ज़्यादा डिविएट नहीं करता है, यानी कि अपने एवरेज रिटर्न से ज़्यादा डिविएट नहीं करता है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन अगेन एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड का कम है, तो इसको हम यहाँ पर मार्क करेंगे। और जो सेकंड लोएस्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो है एक्सिस मिड कैप फंड का 14.27 का। उसके बाद बीटा की बात करते हैं, तो बीटा जिस म्यूचुअल फंड का जितना लो होगा वो म्यूचुअल फंड उतना ही बेटर होगा। बेसिकली बीटा आपको किसी म्यूचुअल फंड की वोलेटिलिटी बताता है। तो बीटा किसी म्यूचुअल फंड का अगर 1 है, यानी कि उस म्यूचुअल फंड की वोलेटिलिटी बिल्कुल अपने बेंचमार्क के जैसी ही है। बेंचमार्क जितना ऊपर जाता है, जितना नीचे जाता है, उतना ही वो म्यूचुअल फंड भी अप या डाउन होता है। तो बीटा किसी म्यूचुअल फंड का यहाँ पर कम से कम होना चाहिए। तो लोएस्ट बीटा हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है एक्सिस मिड कैप फंड का, विच इज 0.83। तो 0.83 को मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया है। और उसके बाद हमारे पास सेकंड लोएस्ट बीटा देखने को मिल रहा है एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड का 0.85 का। उसके बाद हम बात करते हैं अल्फा की, यानी कोई म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क के मुकाबले कितने एक्स्ट्रा रिस्क फ्री रिटर्न्स आपको दे पा रहा है। तो अल्फा जिस म्यूचुअल फंड का जितना हाई होगा वो म्यूचुअल फंड हमारे लिए उतना ही बेटर होगा। तो यहाँ पर अगर हम अल्फा की बात करते हैं तो अल्फा हमें देखने को मिल रहा है 7.88, जो कि है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट अल्फा हमें देखने को मिल रहा है इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड का। एक्सपेंस रेशियो और मिड कैप एलोकेशन जैसे कि मैंने बताया कि जस्ट आपके रेफरेंस के लिए है, इनके बेसिस पे हम किसी म्यूचुअल फंड को अच्छा बुरा या फिर आपस में कंपेयर नहीं करेंगे। तो इन सभी चीजों के बाद अब हम आ जाते हैं रोलिंग रिटर्न्स कंपैरिजन पे। बेसिकली किसी म्यूचुअल फंड की एग्जैक्ट परफॉर्मेंस कैसी गई है पिछले 3 साल में। तो रोलिंग रिटर्न्स कंपैरिजन के लिए मैं यहाँ पर आ जाता हूँ advisorkhoज.com पे। और advisorkhoज.com को मैं ऑलरेडी अपनी वीडियोस में कई बार यूज़ कर चुका हूँ। दिस इज़ नॉट अ पेड प्रमोशन। और मैंने यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट की हुई है इक्विटी मिड कैप, और फंड्स में मैंने यहाँ पर 5 म्यूचुअल फंड लिए हुए हैं, वही 5 म्यूचुअल फंड जिसकी हम बात कर रहे हैं। और स्टार्ट डेट में मैंने यहाँ पर डेट सेलेक्ट की हुई है 17/9/2020, यानी कि आज से एग्जैक्ट 5 साल पहले की डेट। और रोलिंग रिटर्न्स का जो पीरियड मैंने सेलेक्ट किया हुआ है वो है 3 ईयर्स का, यानी कि पिछले 5 साल में 3 ईयर्स के रोलिंग रिटर्न्स के बेसिस पे हम चेक करेंगे कि इन म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस कैसी गई है। तो अगर मैं स्क्रॉल करके थोड़ा और नीचे आता हूँ तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहली ही नज़र में आपको एक लाइन है जो सबसे ऊपर दिखाई दे रही है लाइट ब्लू कलर की। और ये जो लाइन है ये लाइन है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड की। तो आप देख सकते हैं कि इस म्यूचुअल फंड ने कैसे आउट परफॉर्म किया है बाकी सभी 4 म्यूचुअल फंड्स को। और ये जो ब्लू लाइन है ये इस पॉइंट तक आते आते भी अगर हम देखते हैं, बिल्कुल रिसेंट टाइम तक आते आते भी, यानी कि अगस्त 2025 की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी ये लाइन बाकी सभी म्यूचुअल फंड्स को बीट करती आई है। और अभी अगर हम बिल्कुल रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर ये ब्लू लाइन ग्रीन लाइन के साथ थोड़ा सा ओवरलैप कर रही है। बेसिकली दोनों की परफॉर्मेंस हमें सेम देखने को मिल रही है। और जो ग्रीन लाइन है ये कौन सी लाइन है, ये है इन्वेस्को इंडिया मिड कैप म्यूचुअल फंड की। और इन्वेस्को इंडिया मिड कैप म्यूचुअल फंड को अगर मैं रीसेंट परफॉर्मेंस से पहले की परफॉर्मेंस में देखता हूं तो आप देखेंगे कि ये जो ग्रीन लाइन है ये कुछ खास परफॉर्मेंस करती हुई हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। इसके रिटर्न्स काफ़ी पुअर रहे हैं अगर हम पिछले 3 साल के इवन 4 साल के रिटर्न्स की बात करते हैं। और अभी रिसेंट परफॉर्मेंस में इसने अचानक से काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देना स्टार्ट कर दिया है, जिसकी वजह से जो हमारा ये चार्ट था, ये जो हमने टेबल लिया था, इस टेबल में आप देखेंगे कि इन्वेस्को इंडिया मिड कैप म्यूचुअल फंड के पिछले 3 ईयर्स का जो CAGR गया है ये काफ़ी अच्छा गया है 29.19% का, जबकि इसका 5 ईयर्स का CAGR उतना अच्छा नहीं गया है कंपेयर टू अदर म्यूचुअल फंड्स, जो कि है 29.22% का। वही हमें यहाँ पर रोलिंग रिटर्न्स में देखने को मिल रहा है। प्रीवियस परफॉर्मेंस इसकी कुछ खास नहीं है, बस अभी की रीसेंट परफॉर्मेंस हमें यहाँ पर कुछ बेटर देखने को मिल रही है। तो अगर बात की जाए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और इन्वेस्को इंडिया मिड कैप म्यूचुअल फंड की, तो अगर मैं पास्ट परफॉर्मेंस और रीसेंट परफॉर्मेंस की बात करता हूँ तो उसके बेसिस पे मुझे नहीं लगता कि मुझे इन्वेस्को इंडिया मिड कैप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि किसी भी म्यूचुअल फंड को आप उसके रीसेंट परफॉर्मेंस के बेसिस पे सेलेक्ट नहीं कर सकते, ना ही आप करना चाहिए, वो आपके लिए ज़्यादा सही नहीं होगा। बेटर होगा कि आप एक ऐसे म्यूचुअल फंड के साथ जाएं जो कंसिस्टेंटली बाकी सभी म्यूचुअल फंड को इवन अपने कैटेगरी को भी बीट करता हुआ चल रहा है। और ये जो पिंक वाली लाइन है ये बेसिकली इक्विटी मिड कैप कैटेगरी है। ओवरऑल कैटेगरी की परफॉर्मेंस कैसी गई है। और बाकी 2 लाइन्स है, जैसे कि अगर हम डार्क ब्लू लाइन की बात करते हैं तो ये है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। इसको आप देख सकते हैं, इसकी परफॉर्मेंस भी काफी हद तक कंसिस्टेंसी रही है और रिसेंट परफॉर्मेंस थोड़ी सी डाउन साइड पे हमें देखने को मिल रही है। लेकिन अगेन मोतीलाल ओसवाल मिड कैप से हमें काफी गैप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसकी परफॉर्मेंस कंपेयर टू मोतीलाल ओसवाल काफी नीचे रही है। उसके बाद अगर हम ये लाइट पर्पल वाली जो लाइन है जो ऊपर से 3rd नंबर पे आपको देखने को मिल रही है, ये है निपॉन इंडिया मिड कैप फंड। और इसकी परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक रही है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इसने दी है, बट कंपेयर टू HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड इसकी परफॉर्मेंस अभी भी हमें पुअर देखने को मिल रही है। और फाइनली अगर हम बात करते हैं इस ऑरेंज लाइन की जो सबसे बॉटम में हमें देखने को मिल रही है, इवन कैटेगरी के जो एवरेज रिटर्न्स हैं उनसे भी नीचे हमें देखने को मिल रही है, ये है एक्सिस मिड कैप फंड की। एक्सिस मिड कैप फंड
आज से अगर हम 3-4 साल पहले की बात करते हैं तो एक पॉपुलर फंड्स में रहा है, इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी गई थी पहले, लेकिन पिछले 5 साल से लगातार इसकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत डाउन साइड पे चल रही है। इनफैक्ट मैंने भी अपनी वीडियोज़ में एक्सिस मिड कैप म्यूचुअल फंड की बात की थी आज से 4 साल पहले की अगर मैं बात करता हूँ, लेकिन पिछले 4 से 5 साल में हम देख रहे हैं इसकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली पुअर गई है, इसने अच्छे रिटर्न्स बिल्कुल भी नहीं दिए हैं। इवन अगर मैं अपनी शीट में आ जाता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सिस मिड कैप फंड का जो अल्फा है वो -0.13% गया है। तो जैसे कि हमें इस चार्ट में देखने को मिला है, रोलिंग रिटर्न्स को जो हमने कंपेयर किया है, टॉप परफॉर्मेंस हमें यहाँ पर देखने को मिली है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की, और सेकंड टॉप हम यहाँ पर मान सकते हैं एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड को। तो इसी के बेसिस पे अपनी एक्सेल शीट पर आके मैं यहाँ पर कुछ कमेंट मेंशन करना चाहूंगा। रोलिंग रिटर्न 3 ईयर्स की बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की, तो ये गए हैं वेरी गुड। उसके बाद एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, इसके रोलिंग रिटर्न्स भी काफी अच्छे गए हैं, तो मैं इसको मेंशन कर दूंगा गुड। और बाकी फंड्स को भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि रोलिंग रिटर्न्स के बेसिस पे किसकी कैसी परफॉर्मेंस गई है, उनको मैंने यहाँ पर मार्किंग दे दी है। तो फाइनली अब हम बात करते हैं कि किस म्यूचुअल फंड को कितने ग्रीन मार्क्स यहाँ पर मिले हैं। तो मोतीलाल ओसवाल की बात करते हैं तो 1 2 3 4 और मैं 5 इसको कंसिडर कर सकता हूँ, तो यहाँ पर ग्रीन पॉइंट्स इसको मिले हैं 5। इन्वेस्को इंडिया की बात करते हैं तो 1 2 बस यहाँ पर इसको मिले हैं ओनली 2 ग्रीन पॉइंट्स। और एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड 1 2 3 4 अगेन यहाँ पर इसको मिले हैं 5। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड को मिले हैं 2 और एक्सिस मिड कैप को मिले हैं 2। ओके, तो इस तरीके से हमें ग्रीन पॉइंट्स यहाँ पर देखने को मिले हैं, और जो यहाँ पर टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड निकल के आ रहे हैं वो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। तो फाइनली अगर हम मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड इन दोनों को अगर आपस में देखते हैं तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको नोटिस करने को मिलेंगी। सबसे पहली चीज़ ये है कि एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड के जो ये वाले पैरामीटर्स हैं, शार्प रेशियो, सोर्टिनो, स्टैंडर्ड डिविएशन, बीटा, ये चारों ही पैरामीटर्स इसके अच्छे हैं कंपेयर टू अदर म्यूचुअल फंड्स। लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि यहाँ पर जो आपका रिस्क है, अगर हम रिस्क की बात करते हैं तो कंपैरेटिवली अदर म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले हो सकता है आपका रिस्क यहाँ पर कम हो। वॉलेटिलिटी भी आपको यहाँ पर बाकी म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले कम देखने को मिले, लेकिन उसके बावजूद भी एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड के जो रिटर्न्स हैं लास्ट 3 ईयर्स में और लास्ट 5 ईयर्स में, वो बाकी 4 म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले कम रहे हैं। तो यहाँ पर एक भी ग्रीन पॉइंट इसको यहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे नहीं मिल पाया है। अल्फा की बात करते हैं तो अल्फा भी इसका यहाँ पर हमें कम देखने को मिल रहा है 5.21 का, जबकि बाकी 2 म्यूचुअल फंड्स हैं काफी बड़े गैप के साथ हैं 7.88 और 6.13। एक्सपेंस रेशियो इसका थोड़ा सा हायर साइड पे है 0.71 का, जो कि निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड के जैसा है 0.71 का। जबकि अगर हम मोतीलाल ओसवाल की बात करते हैं तो मोतीलाल ओसवाल का थोड़ा सा कम है 0.69% का। मिड कैप एलोकेशन दोनों की ऑलमोस्ट सेम है, तो यहाँ पर हमारे पास कंपेयर करने के लिए कुछ नहीं है। फाइनली हमारे पास आ जाता है नंबर ऑफ स्टॉक्स। तो मोतीलाल ओसवाल के अगर हम देखते हैं तो ये हाईली कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है मोतीलाल ओसवाल के अंदर, जबकि एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टॉक्स हमें देखने को मिल रहे हैं 73। तो कंपेयर टू मोतीलाल ओसवाल मिड कैप यहाँ पर जो नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं। मे बी इसी की वजह से इसके जो रिटर्न्स हैं वो पिछले 3 इयर्स और 5 इयर्स में थोड़े से कम रहे हैं। एवरेज से रिटर्न्स इसने दिए हैं, लेकिन बाकी पैरामीटर्स इसके थोड़े से बेटर गए हैं। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप हाईली कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो लेके चल रहा है, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि उसके जो रिटर्न्स हैं 3 इयर्स में और 5 इयर्स में इसने कंसिस्टेंटली बाकी सभी म्यूचुअल फंड्स को यहाँ पर बीट किया है। और यही चीज़ हमें इस ग्राफ में इसकी परफॉर्मेंस में देखने को मिली थी कि यहाँ पर जो इसकी परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी गई है, इसने बाकी म्यूचुअल फंड्स को काफ़ी लंबे गैप से आउट परफॉर्म किया है। तो अगर मैं अपने व्यू पॉइंट की बात करता हूँ, ये मेरा व्यू पॉइंट है, कोई रिकमेंडेशन मैं आपको नहीं दे रहा हूँ। तो अगर मुझे इन दोनों में से किसी एक म्यूचुअल फंड के साथ जाना होगा तो मैं अभी भी यहाँ पर जाना चाहूँगा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड के साथ, जिसमें मैं ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूँ। तो मुझे लगता है कि मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट्स अभी इस म्यूचुअल फंड के साथ और कंटिन्यू करनी चाहिए। जैसे कि आज के टाइम पे मार्केट में देखने को मिल रहा है, मार्केट थोड़ी सी साइडवेज है, वोलेटाइल ज़्यादा है। तो अगर मैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के साथ इन्वेस्टेड रहता हूँ तो मुझे लगता है कि जब मार्केट में बुल रन आएगा, हमें मिड कैप में अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड भी मुझे अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर दे सकता है। अब ये जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि आने वाले समय में मोतीलाल ओसवाल अच्छे रिटर्न्स दे सकता है, ये मैं ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही आपको बता रहा हूँ। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में जैसे कि मैंने बताया कि मैं खुद भी इन्वेस्टेड हूँ, तो मैंने इसकी जो कंप्लीट फैक्ट शीट है उसको भी मैंने अच्छे से स्टडी किया है, पढ़ा है, उसके बेसिस पे ही मैं ये बात आपसे कही है। तो जैसे कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है लास्ट 5 इयर्स के रिटर्न्स हमने देख लिए हैं, जो कि है 33.08 के। लास्ट 7 इयर्स के रिटर्न्स गए हैं 20.43, लास्ट 10 इयर्स के रिटर्न्स गए हैं 17.52, और सिंस इंसेप्शन यानी कि 2014 में जब ये म्यूचुअल फंड पहली बार आया था तब से लेके अभी तक इसके रिटर्न्स गए हैं 22.34% के। जो बाकी के पैरामीटर्स हैं वो लेफ्ट साइड में आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन्हीं की मैंने बात की है। और बाकी अगर हम पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको वो सभी स्टॉक्स देखने को मिल जाएंगे और उन स्टॉक्स का वेटेज आपको देखने को मिल जाएगा जिन स्टॉक्स में मोतीलाल ओसवाल अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है। तो मेरे हिसाब से जो एनालिसिस मैंने किया है उसमें मोतीलाल ओसवाल की इन्वेस्टमेंट स्टाइल और फिलॉसफी जो देखने को मिल रही है, जैसे कि हमने देखा नंबर 1 की अगर मैं बात करता हूँ
तो नंबर ऑफ स्टॉक्स जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं वो काफी कम है, यानी कि पोर्टफोलियो हाईली कंसंट्रेटेड है। यानी कि नंबर ऑफ स्टॉक्स जो मोतीलाल ओसवाल अपने मिड कैप म्यूचुअल फंड में रखता है वो है लगभग 25 से 30 की रेंज में। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं वो काफी सिलेक्टेडली पिक करके रखे गए हैं, बेस्ड ऑन कन्विक्शन इसको कह सकते हैं, रादर देन बेस्ड ऑन कलेक्शन। मतलब बहुत ज्यादा स्टॉक्स की भीड़ ना बढ़ा के जो हाई क्वालिटी कंपनीज हैं उनमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना। वहीं अगर हम मिड कैप एलोकेशन की बात करते हैं तो इनके पोर्टफोलियो में जो मिड कैप एलोकेशन है वो भी अच्छा देखने को मिला है। जैसे कि हमने शीट में देखा था 59.72% का, मतलब नियरली 60% का एलोकेशन हमें देखने को मिल रहा है, विच इज अगेन एक अच्छी चीज है। वहीं अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड की बात करते हैं तो पिछले 5 साल, 7 साल, 10 साल में इसका ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा गया है। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस जैसे कि हमें देखने को मिली है ग्राफ के अंदर, वहां पर भी इसने अपने बेंचमार्क को और दूसरे म्यूचुअल फंड को लगातार कंसिस्टेंटली बीट किया है, काफी अच्छे मार्जिन से आउट परफॉर्म किया है। और एक और चीज़ है जो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड यूज़ करता है, जैसे कि मुझे पढ़ने को मिला, वो है इनकी QGLP फिलॉसफी, यानी कि क्वालिटी, ग्रोथ, लॉन्जेविटी और प्राइस। क्वालिटी मतलब हाई कन्विक्शन वाले मिड कैप स्टॉक्स को सेलेक्ट करना। वहीं अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं तो वो कंपनीज जो फोकस कर रही हैं अपनी बिजनेस ग्रोथ पे और अपनी क्वालिटी मैनेजमेंट पे। लॉन्जेटिविटी मतलब जो आने वाले समय में काफ़ी अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल रखती हैं। और फाइनली प्राइस का मतलब यानी कि वो स्टॉक्स जो आज के टाइम पे फेयर वैल्यूएशन पे देखने को मिल रहे हैं, मतलब ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है। तो ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी प्रॉमिसिंग ये मिड कैप म्यूचुअल फंड हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फाइनली हम बात करते हैं कि व्हाट टू एक्सपेक्ट इन द करंट मार्केट सिचुएशन, यानी कि मार्केट जो हमें आज के टाइम पे काफी वोलेटाइल देखने को मिल रही है, थोड़ा सा साइडवेज मूव हमें देखने को मिल रहा है। ऐसे में आप यहाँ पर किसी मिड कैप म्यूचुअल फंड से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको एक मिड कैप म्यूचुअल फंड में अपना पैसा जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए और एक अच्छा मिड कैप म्यूचुअल फंड अपने लिए सिलेक्ट करना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी मिड कैप म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको अगर पिछले 1 साल में या फिर 10 महीने में कुछ खास रिटर्न्स देखने को नहीं मिल रहे हैं, फिर भी मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपनी SIP को यहाँ पर पॉज ना करें, स्टॉप ना करें, रेगुलरली अपना पैसा मिड कैप म्यूचुअल फंड में जाते रहने दें। ये वाला जो फेज़ अभी मार्केट में चल रहा है, मार्केट थोड़ी वोलेटाइल है या फिर साइडवेज है, इसको हम कह सकते हैं कि ये एक कंसोलिडेशन फेज़ है। कंसोलिडेशन फेज़ में आप अपना पैसा यहाँ पर धीमे धीमे मार्केट में डालते रहते हैं और जब मार्केट में एक्चुअल में एक अच्छा मूव देखने को मिलता है तो यहाँ पर आपको रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। मतलब अगर आप अपनी SIP को पॉज कर देते हैं या स्टॉप कर देते हैं मिड कैप में, खास तौर पे ये देखकर कि यार मेरा पोर्टफोलियो जो है और नेगेटिव में ना चला जाए, 4-5% का डाउनसाइड मुझे और देखने को ना मिल जाए, मतलब मुझे लगता है कि आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कहीं 4-5% बचाने के चक्कर में, इस फियर में आप कहीं एक बड़ा अपमूव जो है उसको मिस ना कर दें। दूसरी चीज़ आती है शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी की, जैसे कि पिछले 1 साल से हमें देखने को मिल रहा है। सितंबर 2024 में अगर आप देखेंगे और सितंबर 2025 की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर हमें मार्केट काफ़ी वोलेटाइल देखने को मिली है। मार्केट में आई थिंक 15-16% का करेक्शन भी आया है, मार्केट अपसाइड भी गई है, अगेन यहां पर करेक्शन आया है। तो अप्स एंड डाउन्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो मार्केट की शॉर्ट टर्म की वोलेटिलिटी है जो सिर्फ 1 साल की है या फिर हो सकता है अगले 6 महीने, साल भर और भी चल जाए, तो इस शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी से आपको यहाँ पर बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कि आप बस कंटिन्यूअसली बिना ज़्यादा सोचे, बिना ओवर थिंकिंग के अपना पैसा लगातार इन्वेस्ट करते रहें। जब मार्केट में अच्छा मूव आएगा तो यहाँ पर आपको बड़ा प्रॉफिट भी देखने को मिल सकता है। इवन मैंने एक वीडियो बनाई थी जहाँ पर मैंने सही मार्केट डिप पे अपनी इन्वेस्टमेंट्स करने के बारे में बताया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो ये वीडियो आपको देख लेनी चाहिए। बेसिकली मार्केट में जो डिप्स आते हैं ये एक अच्छे अपसाइड का आपके लिए एक एंट्री टिकट की तरह काम करते हैं, अगर आप इन डिप्स पे या फिर इस वोलेटाइल मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। फाइनली तीसरी और ज़रूरी चीज़ वो ये कि आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म पे फोकस रखना है। मिड कैप म्यूचुअल फंड की बात हो, चाहे स्मॉल कैप की हो, चाहे फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की बात हो, आपका फोकस हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स पे होना चाहिए। अगर आप 2-3 साल के लिए इक्विटी मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये बहुत रिस्की हो सकता है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको यहाँ पर कम से कम 5 से 7 साल का होराइजन रखना चाहिए, जिससे कि आपका पैसा सही तरीके से बिल्डअप हो पाए और मार्केट के अप मूव पे आपको एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सके। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो उसको लाइक करके मुझे ज़रूर बताएं और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलेंगे एक और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।